क्वेश्चन डालिए इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, एओडी का मैं आपको बता रहा हूँ जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं, आप रोज ट्राई करिए, एक एक दो दो क्वेश्चन, जो भी नहीं होता बता देना, मैं आगे बढ़ने से पहले वही करवा दिया। प्रोसीजर वही है सब। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे पहले। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, ये हो जाता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। प्लस सी का मतलब क्या है? सी होता है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट है, लिखना ज़रूरी होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल में। तो इनडेफिनिट का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज़ नॉट डेफिनिट, जो कि फिक्स्ड नहीं है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में हो सकता है कि 10 बच्चे क्लास में बैठे हैं और 10 के 10 बच्चों का आंसर अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि सबका क्या होता है, सबका मेथड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में सबके आंसर को मैच करने के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आया है 4, ठीक है, और मान लीजिए आपका आंसर आया है 3। ठीक है, तो मैच करने के लिए, दोनों का आंसर मैच करने के लिए हमने सी लगा दिया। ठीक, तो सी लगाने का मतलब ये है कि 4, मैं ये कहूँगा कि भाई सी की वैल्यू है सी की वैल्यू है -1, तो 4 - 1 रिजल्ट क्या हो गया 3। आपका पहले से ही 3 आया, तो आप कहेंगे हमारा जो सी है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ऐसे ही अगला कोई बंदा होगा, उसका आंसर मान लीजिए नहीं, गलत आंसर को छुपाना नहीं है, तरीके हैं अलग तरीके। अब ऐसे ही आगे आएगा डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर भी डेफिनेट आएगा, तो फिक्स आएगा। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप अलग अलग तरीके अपनाएं, लेकिन डेफिनेट में आंसर सेम आएगा, इनडेफिनेट में अलग अलग आता है। तो इनडेफिनेट में सिर्फ टीचर का मेथड चेक करता है। ठीक है, वो आंसर पर नहीं जाता, वो मेथड चेक करेगा। तो इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड सी, इसको सी बोल देगा। आप चाहो तो इसको कि एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, वो मर्जी है आपकी, लेकिन सेम मत लेंगे ना वेरिएबल। जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स है तो एक्स ही लीजिए, सी लेना ज़्यादा बेटर। अच्छा जी, इसी में हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी कि 1 dx, ये होता है x प्लस सी। और ये किस तरह से होता है, ये आप फिजिक्स वाले बच्चे तो जानते भी होंगे। 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब हो गया x की पावर 0 dx, और x की पावर 0 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। ठीक है, मतलब x प्लस सी ही आ जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा। और ये dx का मतलब ये है कि वेरिएबल x है, जो भी हमारे पास dx लिखा रहेगा। जैसे वहाँ पर तरीका होता था ना कि d/dx लिखा जाता था। ठीक है, वहाँ पर dx को डिनोमिनेटर में लेकर आते थे, क्योंकि वहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट का मतलब तोड़ रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। और यहाँ पर dx मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि बड़ा कर रहे हैं, इस वजह से। तो dx लिखा जाता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। जो भी फंक्शन है, फंक्शन के बाद dx मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा होता है। उसके बाद सेकंड फार्मूला, और इनको ना कंपेयर भी करते चलेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है उसका ठीक उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, और 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे ना, तो x की पावर n ही आ जाएगा। करके देखो, हमारे पास है x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए d/dx करते हैं, तो 1 अपॉन में जो n+1 है ये तो कांस्टेंट है, तो इट विल रिमेन एज इट इज। कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो n+1 है ये तो एज इट इज रहा, और न्यूमरेटर में क्या है n+1, ये क्या हो गया n+1, मतलब x की पावर n+1, तो क्या होता है x की पावर n, x की पावर n-1, तो n+1 x की पावर n+1 -1, +1 -1 कैंसिल आउट, n+1 से n+1 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आ गया x की पावर n। तो x की पावर n का इंटीग्रल करोगे तो ये आएगा, और इस टर्म का डिफरेंशियल करोगे तो वापस x की पावर n आ जाएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशियल या एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, डेरिवेटिव का ठीक उल्टा। ठीक है, अच्छा सेकंड देखिएगा, सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, sin x + c। ठीक है, तो
क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। ऐसे ही थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है ना, तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा। थर्ड देखिएगा फोर्थ देखिएगा sec स्क्वायर एक्स। तो tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x हो जाएगा, tan x प्लस। फिफ्थ देखिएगा फिफ्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स। तो cos x स्क्वायर एक्स जो है cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। माइनस cot x प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x तो sec x tan x किसका डिफरेंशियल था? sec x का। तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sec x। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे मान लो उसकी क्लास चल रही है आर्या की और तुम ये चाहोगे तुम उसकी क्लास में जाकर बैठ जाओ मैथ्स की क्लास में, इसका अलग पीरियड होता है। इसका टीचर ही उसे देगा यार, कुछ नहीं देगा। तो जो दूसरे टीचर होते हैं ना उनको थोड़ा सा इंफीरियर लगने लगता है कि इसका मतलब क्या नहीं, तो ये बोल कर जा रहा है कि तुम नालायक, ऐसा तो लगेगा। तुम्हें पता है हमारा तो कुछ मत ही इसका टीचर हमारे टीचर लड़ेगा। अब दूसरा है cosec x cot x इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस, क्योंकि cosec x का होता है माइनस cosec x cot x डिफरेंशियल। अब इसी तरीके से आठवां इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। उल्टा सिर्फ cos x का पूछ लिया इंटीग्रल। अगर सिर्फ cos x का cosec अच्छा सिर्फ cosec का पूछ लिया गया, हाँ तो ऐसे आएंगे। उसके लिए फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो मेथड्स हैं उसके, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल अगर डायरेक्ट आ जाता है तो डायरेक्ट तो यही है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा (1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx), मतलब यही लिख रहा हूँ मैं दोबारा, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस, ये समझ में आ गया? माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चाहे तो इस माइनस को यहाँ लगा दो, एक ही बात, ठीक है। डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में माइनस साइन का आदान प्रदान हो सकता है इधर उधर, ठीक है। आप में से किसी बच्चे के एग्जाम वगैरह तो नहीं चल रहे अभी? चल रहे हैं तो मंडे को एग्जाम है किसका? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ट्यूसडे को मुझे कहीं जाना है, मैं ट्यूसडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो मैं सोच रहा था कि कल ले लेता आपकी क्लास, तो अगले संडे तक खत्म हो जाएंगे पेपर। अगले और फिर अगले मंडे को कौन सा पेपर है? मतलब मेन सब्जेक्ट का तो नहीं है ना? अगले मंडे को कौन सा पेपर है तुम्हारा?
बताओ कल 1 घंटे की क्लास के लिए आ सकते हो मैथ्स की? नहीं हो पाएगा। चलो करता हूँ कुछ और, मतलब ट्यूसडे को नहीं ले पाऊंगा क्लास, बीच में आगे पीछे कुछ अरेंज करके रुका, बता दो। हाँ अच्छा, हाँ हाँ वो तो मैं ले लूँगा, वो तो मैं ले लूँगा। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि फिर तुम्हारा केमिस्ट्री क्या, मैं फिजिक्स भी पढ़ा दूँ, मैथ्स भी पढ़ा दूँ, हो जाएगा काम करते हो। चलिए जी अगला देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ इसमें और दोनों की शेप तो नहीं होगी। हाँ ये सेम ही तो है, मैं कहता हूँ इस माइनस को इधर ले जाओ, ये तो इक्वल होगा साइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x प्लस c, ये बढ़िया सारी चीज़। ये बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू log mod x प्लस c। log mod x क्यों लिखा जाता है? क्योंकि log जो है ना किसी भी नेगेटिव टर्म के लिए log डिफाइन नहीं होता, इस वजह से log mod x लिख देते हैं। आप log x भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। log अगर 0 का निकालते हैं तो भी नॉट डिफाइंड होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होता है, तो इसलिए यहाँ पर log mod x लिख सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा जी इसके बाद जो है इसके बाद नहीं है cosec cot, cosec cot इसके पास कुछ नहीं अभी बस इतना ही। एक्चुअली है वो भी उसी तरीके से है जैसे हमारा डेरिवेटिव वाला होता है, तो आप डेरिवेटिव में भी देखिएगा कि कॉसेक वाला कॉसेक इनवर्स आता ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए वो लिखवाया नहीं गया। अच्छा जी अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राइट एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रल पूछा है। राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मतलब अंदाज़ा लगाओ कि भाई इसका क्या रहा होगा, ठीक है। तो अब टीचर कोई टीचर पहली बात तो ये क्वेश्चन आता नहीं है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताओ, क्योंकि ये शुरुआत है इसकी, ठीक है। तो आप सीधा फार्मूला लगाइए और फार्मूले से करिए। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखने वाली होती है, जैसे एक हमने देखा था चेन रूल। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा हुआ हो कहीं पर a2 या साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, तो हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर डिफरेंशियल की बात करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर को भी तो डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करेंगे। आपने क्या करा, साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करा, लेकिन एक्स स्क्वायर को फिर आप डिफरेंशिएट करोगे और जो आएगा ना उसको यहाँ डिवाइड में करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करते थे यहाँ डिवाइड में करते, ये करो, ठीक है। अच्छा अगर कहोगे नहीं मुझे ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो इसका लंबा मेथड भी है, लंबा मेथड के चक्कर में मत पड़ रहा, ठीक है। लंबा मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला, सब्स्टिट्यूशन में 2 या 3 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन आएगा रिजल्ट यही। तो आप ये शॉर्टकट याद रखिए कि अगर कभी भी हमारे पास ऐसा कोई टर्म आता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो फंक्शन को तो करो इंटीग्रेट, उसके बाद जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसको करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई मत करना, डिवाइड में ले जाना, बस इतना करना, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है cos 2x। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, क्या करेंगे, हमको वो देंगे सिर्फ फंक्शन, हमको वो देंगे सिर्फ फंक्शन। देखिए फर्स्ट पार्ट में उन्होंने दिया सिर्फ फंक्शन दिया है cos 2x, उसके आगे ये इंटीग्रेशन वाला साइन और बाद में dx, ये लगाना हमारा, ठीक। तो ये हमने कर दिया। अब cos का इंटीग्रल क्या होता है, देखिएगा cos का इंटीग्रल होता है साइन, तो यहाँ लिखेंगे sin 2x, sin 2x और 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x का डिफरेंशियल 2 है ना,
तो उसको यहाँ अपॉन को लिखेंगे, अपॉन टू प्लस। बोलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन वाला वो तरीका होता है कि अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, उसके साथ वेरिएबल वाला टर्म जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। तो अब आप ये देखिएगा, जैसे ये 3 है तो 3 विल रिमेन एज इट इज, और x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3। ये देखो, अगर x की पावर में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है x की पावर n, तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो x क्यूब अपॉन 3 ये हो गया, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जैसे ये वाला क्लियर था पहले वाला, जैसे 3x स्क्वायर, तो जब भी कभी कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, उसके साथ वेरिएबल वाला टर्म, वेरिएबल वाला टर्म कैसे पता चलता है, जो स्मॉल d के साथ जो लिखा हुआ है वही वेरिएबल है। स्मॉल d के साथ y लिखा होता तो y वेरिएबल होता, फिर ये सारा का सारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करता। तो d के साथ x लिखा हुआ है तो x है वेरिएबल, तो 3 विल रिमेन एज इट इज, और x स्क्वायर विल बिहेव लाइक x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो सीधा लिख रहा हूँ x क्यूब बाई 3, ठीक है। बताइए पीछे अभी क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर है 4x क्यूब, तो 4 विल रिमेन एज इट इज, x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस 4 से 4 कट गया, इधर 3 से 3 कट गया, तो रिजल्ट आ गया x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस, ये सेकंड पार्ट हुआ इसका। इसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 1/x, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, 1/x का तो डायरेक्ट हमको मालूम है इंटीग्रल होता है log x। log mod x प्लस c, ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसको पहले स्प्लिट कर लीजिए, ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब एक इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो केवल x बचा, इधर बचा x 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो रह गया x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x की पावर -2 इंटू dx। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x है, x का मतलब x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ये x की पावर -2 है, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर -1 अपॉन -2 प्लस 1 इज -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर -1 प्लस c, तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस c, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, x की पावर 2/3। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस 1। अच्छा, जैसे वहाँ पर किसी फंक्शन को हम fx ले लेते थे या y ले लेते थे, तो यहाँ पर जब किसी का इंटीग्रल निकालना चाहते हैं ना तो उसको कैपिटल I बोल देते हैं। तो
तो कैपिटल आई बोल सकते हैं इसको। तो सेकंड पार्ट है, इसमें बोलेंगे कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 dx। अब ये हो जाएगा x की पावर 2/3 का क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। बिल्कुल शुरुआत में लिखा था फॉर्मूले में कि 1 कैसे बिहेव करता है, जैसे x की पावर 0 हो, x की पावर 0 का इंटीग्रल x की पावर 0 प्लस 1 यानी कि x अपॉन 0 प्लस 1 0 प्लस 1 मतलब 1, ठीक है। तो ये हो गया और प्लस c। अब 2/3 प्लस 1 तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 इज 5, तो x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x प्लस c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये बन जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। ये सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट पर आ जाइए। थर्ड पार्ट देखिए, x की पावर 3/2 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 प्लस 2 e की पावर x 2 e की पावर x माइनस 1/x और dx। ये हो गया, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट करना है तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अभी यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सब में ना क्या है कि या तो प्लस है या माइनस है, इस तरीके का है। यहाँ पर कहीं वो नहीं दिखाई दे रहा कि भाई प्रोडक्ट रूल क्या होता है या क्वोशिएंट रूल क्या होता है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल आता है, लेकिन वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, उसमें करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, तो x की पावर 3/2 इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 आई मतलब इंटीग्रल, तो x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज, और e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x ही होगा, माइनस 1/x का इंटीग्रल क्या होता है log mod x प्लस c। x की पावर 3/2 प्लस 1 जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 इज 5, तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस log mod x प्लस c। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस log mod x प्लस c। ये हो गया, ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। एग्जाम्पल नंबर 3, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx। अब देखिएगा sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रल होता है प्लस का sin x। सीधा होगा माइनस cos x, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रल होता है सीधा सीधा प्लस का sin x। सेकंड पार्ट देखिए cosec x cosec x और ब्रैकेट में क्या मेंशन है cosec x प्लस cot x। ये अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो cosec x इंटू cosec x cosec स्क्वायर x और ये क्या हो जाएगा प्लस cosec x cot x और dx।
तो cos x स्क्वायर एक्स आप याद करिए cot x का डिफरेंशियल हुआ करता था माइनस cos x स्क्वायर एक्स, तो cos x स्क्वायर एक्स का माइनस cot x, cos x का डिफरेंशियल होता था माइनस cos x cot x, तो माइनस cos x हो जाएगा इससे माइनस cot x माइनस cos x प्लस c। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे, ये है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। थर्ड पार्ट है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करें, इसको भी स्प्लिट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, इसको देखकर वो ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग काम करता होगा एकदम से, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। ठीक है, लेकिन उसमें उलझ जाओगे, ज़्यादा बेटर क्या है, इसको अलग अलग स्प्लिट करो। 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे sin x अपॉन cos x, ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन cos x इंटू sin x अपॉन cos x और dx। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, तो 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख दिया, तो 1 इंटू साइन एक्स हो गया, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स हो गया। तो ऐसे लिख दिया, क्यों करा, ताकि ये 1 अपॉन cos x बन जाएगा sec x और sin x अपॉन cos x बन जाएगा tan x, और sec x tan x का इंटीग्रल sec x होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x और dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x माइनस sec x tan x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस c। ये हो गया थर्ड पार्ट के बाद में एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F लिख रहा हूँ मैं इसको। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, उस इंटीग्रल को हम आई बोल देते हैं, ये आई ना बोलकर इस बार हमसे कह रहे हैं कि उसको कैपिटल F बोलो। ठीक है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ स्मॉल f डिफाइंड बाई fx is equal to 4x cube minus 6। फोर एक्स क्यूब माइनस 6, comma where f0 is equal to 3, here capital F0 is equal to 3। तो अब आप ये देखिएगा कि एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल को आई ना बोलकर कैपिटल F बोला जा रहा है। तो कैपिटल F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। वो कह रहे हैं ना कि कैपिटल F स्मॉल f, जो दूसरा छोटा जो फंक्शन है स्मॉल f है, इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल है।
कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 6 इंटू डी एक्स। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू 4 विल रिमेन एज इट इज, एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स की पावर 4 प्लस 4 माइनस 6x। समझ गए? अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वहाँ पर तो ऐसा होता था कि कांस्टेंट लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, उसके साथ में बस x मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो माइनस 6x ऐसे ही हम 4 से 4 कर लिया और प्लस c प्लस c। तो कैपिटल F इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस c, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब कुछ ना कंडीशंस दे रखी होती हैं, तो जैसे यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि f0 इज इक्वल टू 3 है, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन दे रखी होती है। हम ये कहेंगे सिंस f0 इज इक्वल टू 3 इट इम्प्लाइज दैट f में x है ना वेरिएबल, तो जो x वेरिएबल है वहाँ पर सब जगह आप 0 0 डाल दीजिए। तो 0 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 3। समझ गए? ठीक है, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो c इज इक्वल टू 3 आ गया। Therefore, equation 1 becomes capital F is equal to x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। c की वैल्यू 3 आ गई, उसको जो ये हमारा एंटी डेरिवेटिव आया था, इंटीग्रल आया था, उसमें c की उस वैल्यू को रख दीजिए बस। जब भी कोई नंबर लिखा होगा तो उसमें x से 4 हाँ, इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं कि ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है। हाँ, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, अब आप ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली होते जा रहे हैं, क्वेश्चन भी कुछ खास है नहीं। 7.1 में पूरी की पूरी छोड़ रहा हूँ, कर लेना अपने आप। 22 है मतलब वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले 22 क्वेश्चन हैं। अभी देखो ना, सबसे पहले पूछ रहा sin 2x, तो sin 2x करके माइनस cos 2x अपॉन 2 सीधा cos 3x sin 3x। क्वांटिटी वैल्यू 25 तो है। हाँ, लेकिन वो तो मुश्किल थे, शुरुआत के 6-7 आसान थे, लेकिन फिर मुश्किल थे। तो ये वाला अपने आप करना, ये आप करना, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी कहीं आपको तो बताना, मेरे को मैं करना, ये सारे ही छोड़ रहा हूँ। अब सारे भी कह दोगे ना तो भी करा देंगे, पर कहना कहोगे तभी जब करोगे, तो ट्राई करके आना। अगला स्टार्ट करवा रहा हूँ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 7.1 पूरी होमवर्क में। अब जो अगला हम टॉपिक करेंगे ना मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसमें एक इंटीग्रेशन का मेथड आता है बाई ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो जिस भी बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद कर रखे हो तो वो ध्यान रख लें कि अब कोई बचाव का रास्ता है ही नहीं, अब वो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उनको कर दीजिएगा, वो शीट मैंने आपको भेज रखी है, नहीं हो तो बता देना, दोबारा भेज देना, ठीक है। देखिएगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो 3 तरीके के मेथड होते हैं। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से तीसरा वाला जो है ना,
यही यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, करवाएंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे, ये काफ़ी लंबी है पहले वाला जो है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये एक्चुअली 3 में ही सिमटता है। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक आता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे इसमें 7 दे रखी हैं, तो 7वीं तो है नहीं है, पर 6 प्रॉपर्टी है उसमें। वो 6 प्रॉपर्टी हमको कैसे अप्लाई करनी है वो देखना होता है। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन हो जाएगा। चलिए जी, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा इसका ना क्वेश्चन करके ही, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि तरीका क्या है। हमें जब भी, जैसे मान लीजिए हमने एक तरीका यहाँ पर आपको बताया था कि अगर मान लीजिए cos 2x लिखा हुआ है, तो cos 2x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो cos का इंटीग्रल हो गया sin, तो sin 2x लिख दिया। फिर 2x का करा डिफरेंशियल, और जो रिजल्ट आया उसको हमने डिवाइड में लेकर चले गए, डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। लेकिन वो आया कहाँ से, वो तरीका देखिएगा क्या है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट ले रखा है sin mx, sin mx, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin mx dx। तो अब आप ये देखिएगा, ये दे रखा है sin mx dx। अब मुझे क्या करना है यार, sin x होता तो मैं सीधा सीधा बोल देता कि वो माइनस cos x है। सब्स्टिट्यूशन क्या काम करता है वो देखिएगा, ये जो mx है ना, इस mx को हम एक नया वेरिएबल मान लेंगे, हम मान लेंगे t, ठीक है। वो तरीका है, उस तरीके को याद रखना, हर क्वेश्चन में सेम ही तरीका लगता है, ठीक। तो लेट mx इज इक्वल टू t मान लिया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट ओरिजिनल जो वेरिएबल है, ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो वही डिफरेंशिएट करके m आ जाएगा ना, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो इधर तो m आ गया, m कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1, ठीक है। और जब t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dt बाई dx। यहाँ से क्या करिए, dx को इधर ले आओ, ये क्या हो गया m dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में क्या आपको m dx नज़र आ रहा है, हम कहेंगे नहीं भाई m dx तो नज़र नहीं आ रहा, हाँ dx नज़र आ रहा है, तो dx को लिख दो dt बाई m, ठीक है। तो हमने कहा कि जो mx है, mx को तो आपने t ले ही लिया, और जो dx है, dx को आपने लिख दिया dt बाई m। तो इससे क्या हो गया कि आपका जो वेरिएबल है वो x से हटकर वो t में कन्वर्ट हो गया। कैसे देखना, अब इंटीग्रल कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t, और dx की जगह आप लिखेंगे dt बाई m, dt बाई m, समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये अपॉन में m लिखा हुआ है, तो m तो वैसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो वैसे भी ना इंटीग्रल का ना डिफरेंशियल का कुछ बिगाड़ता ही नहीं है, तो आपने m लिख लिया बाहर, तो 1 अपॉन m इंटीग्रेशन साइन t dt। साइन t का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cos t, तो 1 अपॉन m माइनस cos t प्लस c, ठीक है। अब t तो मेरा एज्यूम करा हुआ वेरिएबल है, तो ओरिजिनली क्या था t, ओरिजिनली वो mx के इक्वल था, क्या आ गया माइनस cos mx, t की जगह mx लिख दिया, और अपॉन में तो m था प्लस c, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, आपको क्या करना है कि अगर साइन mx दे रखा हो, देखिए अगर एक नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, तो एक नंबर के क्वेश्चन में इतना तो सॉल्व करके दिखाएंगे, तो उसमें सीधा सीधा याद रखना है कि साइन को इंटीग्रेट कर दिया, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है mx, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, जो आया वो डिवाइड कर दिया। फायदा क्या होगा, ठीक है, फ़ायदा हम तो पहला ही क्वेश्चन है, आगे फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है ना। ज़िंदगी गुलजार है, आगे देखते रहते हैं। आगे बचे चलिए सेकंड पार्ट देखिएगा जरा।
जी, एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिएगा। ऐसे 2x क्वेश्चन भी है इसमें तीनों मेथड लगेंगे। ऐसे हाँ, एक दो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें आपका जो मन करे वो मेथड आप लगा सकते हो। नहीं, तीनों लगेंगे एक ही साथ लगेंगे। तीनों ही एक साथ। लगेंगे, हाँ ऐसे भी है, ऐसे भी है। वो अथर्व आज आया नहीं, उसने एक क्वेश्चन पूछा था, अंडर रूट 10x, अंडर रूट 10x पूछा था कि अंडर रूट 10x का इंटीग्रल बताओ, ठीक है। तो मैंने कहा यार बड़ा लंबा है ये, अंडर रूट 10x ही तो है, छोटा ही तो है। मैंने कहा नहीं भाई ये छोटा नहीं है। तो वो मतलब अच्छा खासा वो बड़ा भी question गलत है। देखने में या सुनने में लग रहा है कि रूट 10x को जो इंटीग्रेट करना है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे आसानी से नहीं होगा, उसमें ये शायद तीनों ही लग जाते हैं उसमें, काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन होता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, अभी पहुंचेंगे वहाँ पे, धीरे धीरे जितना कराता जा रहा हूँ उतना उतना आप पकड़ते चलो। अगर 10x की पावर 1/1/2 लेना अरे नहीं, नहीं होगा। रहने दो, बहुत उन्हें जोर लगाए। 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 180, इधर पी ब्लॉक में लड़का रहता है रजत, P block में? पी ब्लॉक में, हाँ। वो 2017 की बात है, शायद 16 की बात है, हाँ 16 या 17 की बात है। तो तब वो मेरे से 11th क्लास में पढ़ता था, छोटी सी हाइट का है, रजत गोयल, कंजी कंजी सी आँखें उसकी, और हाइट को लेकर कोई उसे छोटू कोई नाटू कोई कुछ ना कुछ उसको कहता रहता था, लेकिन अकड़ उसमें पता नहीं किस चीज़ की थी, पता ही नहीं किस बात की अकड़ थी। 11th क्लास में पढ़ता था मेरे से। और आप ये समझ लो राइटिंग ज़बरदस्त उसकी, स्पीड मतलब आप ये देखोगे कि वो खट खट कितनी स्पीड से करता था क्वेश्चन, कि हमें मतलब चक्कर आ जाएंगे देखकर। पढ़ाई में अच्छा था, छापने में अच्छा था। नहीं पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा था। अभी पता नहीं फ्रैंक कनेक्ट करके कोई कंपनी है, उसमें जॉब भी कर रहा है और कुछ साइड बिजनेस भी कर रहा है, ऑनलाइन ही कुछ लगा रहा है। तो वो जो है क्या कहते हैं, उसने मेरे को वो रूट 10x का जब भी क्वेश्चन याद आता है तो रूट 10x का क्वेश्चन सबसे पहले उसी ने पूछा था मेरे से, अभी अथर्व ने पूछा। तो कैसे हाइट डिफरेंस देख रहे हो? हाँ हाँ, हाइट में बहुत डिफरेंस है, हाइट में बहुत डिफरेंस है। तो वो भी लगा रहा, क्यों? क्योंकि दिमाग में ये था कि यार ये कैसे नहीं होगा मेरे से, कैसे नहीं होगा, लगा रहा, लेकिन फिर कह रहा है कि सर इसका तो लंबा मेथड ही लगेगा। मैंने कहा तो रूट 10x आप खुद भी देखोगे ना नेट पर तो काफ़ी लंबा है ना, तो करवाएंगे, अभी पहुँचेंगे वहाँ पर। 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको ऐसे लिख दो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x इंटू dx। अब क्या करेंगे, खुद से ही ना पहले ये ढूंढते हैं कि क्या फंक्शन में जो भी इंटीग्रेट करने के लिए दिया ले जाता है। लेते हाँ क्या, 2x प्लस 1 ले लेते नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ x प्लस तो मतलब ये ढूंढते हैं कि फंक्शन और उसका डिफरेंशियल दोनों मिल रहे हैं क्या, तो हम ये कह रहे हैं हाँ जी दोनों मिल रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे को आप t ले लो तो उसका डिफरेंशियल 2x यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो हम ये करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट। हम बड़े क्वेश्चन को छोटा बना रहे हैं, देखो अगर ऐसे ही आप करोगे इसको तो ऐसे कैसे करोगे इसको, बताओ ना इंटीग्रेट कैसे करोगे, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें तो आप कहोगे चलो ठीक है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कर दिया, लेकिन 2x को कैसे करें, प्रोडक्ट रूल तो हमें पता ही नहीं कुछ इंटीग्रेशन का, तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। 2x को बोला ना, 2 कांस्टेंट है तो x का लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अच्छा, हमारे वो पास तो मल्टीप्लाई multiply है ना, तो वो हमारे पास है नहीं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया 2x, 1 का डिफरेंशियल 0 और t का डिफरेंशियल dt बाई dx। तो 2x dx इज इक्वल टू dt, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आप t लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन t और 2x dx dt। और साइन t का इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos t, समझ गए। 2x dx पूरा जो है इस पूरे की जगह dt आ गया, तो देखो कितना छोटा सा रह गया, तो साइन t का इंटीग्रल हो गया माइनस cos t प्लस c, माइनस cos और t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये हो गया।
और इसी तरीके से अगला देखो हम थर्ड पार्ट जरूर करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट बहुत अच्छा है। अभी थर्ड पार्ट जो है इसमें क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan की पावर 4 रूट एक्स tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx। अब बताइए क्या करें। देखो tan की पावर 4x tan की पावर 4 रूट एक्स ये दे रखा है, इसको ऐसे करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखो tan रूट एक्स की पावर 4, ठीक है, और इसको ऐसे लिखो sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, ठीक है। मैं क्या सोचता हूँ इसमें कि जैसे tan रूट एक्स है, हम tan रूट एक्स को अगर t ले लें तो tan रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट एक्स, जो कि मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। फिर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, भाई इंटू भी तो लगेगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1/2 रूट एक्स, मतलब अपॉन में रूट एक्स मिल रहा है ना, तो इतने से काम चल जाएगा। हम tan रूट एक्स को t ले लेते हैं, लिखिएगा लेट tan root x is equal to t, तो differentiate with respect to x, तो tan का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर रूट एक्स ये, ठीक है, और फिर रूट एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx, ये हो गया। तो ये बन गया हमारे पास sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक, और 2 को ले जाओ उधर और dx को ले आओ उधर, भाई dx को इधर ले आए तो sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx और 2 उधर चला गया, तो ये क्या हो गया 2 dt। ये बताइए समझ में आ गया, ठीक है। भाई ये जो 2 है, इस 2 को तो मैं इधर ले गया dt के साथ और इस dx को इधर ले गया, ठीक है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx वो इंटीग्रल का पार्ट है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan रूट एक्स ऑफ t, तो t की पावर 4 इंटू sec रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, इस पूरे की जगह 2 dt, तो 2 dt तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन से ही बाहर निकाल t की पावर 4 dt, ठीक है। तो ये इतना डरावना एक्सप्रेशन है, देखिए कितना आसान हो गया, ये हो गया 2 और t की पावर 4 क्या होगा, t की पावर 5/5 प्लस c, यानी कि 2/5 और t की पावर 5 का मतलब क्या लिया था हमने t, tan रूट एक्स, तो tan रूट एक्स की होल पावर 5 यानी कि tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस, हो गया, ठीक है। बस जी, मैं अभी इसमें सब्स्टिट्यूशन में आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 7.1 वो करना आसान है, और इसमें ये मत सोचना है कि भाई आसान कही थी तो मैं डाउट नहीं पूछूंगा, तो डाउट पूछ लेना, ठीक है, कोई भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको ना, आप ग्रुप पर चेक कर लीजिएगा, देखिए नेक्स्ट क्लास वैसे तो ट्यूसडे को, पर ट्यूसडे को मैं क्लास ले नहीं पाऊँगा, ठीक है, ट्यूसडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो नेक्स्ट क्लास फिर थर्सडे को ही होगी, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। सर मैग्नेटिज्म वाली क्लास कब होगी? हाँ मैं कल सुबह बुला रहा हूँ, आ जाना। तो कल केमिस्ट्री का है।